हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आपका एग्जाम टारगेट 24 में मैं राम सिंह आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी टीजीटी के लिए और पीजीटी के लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे यूपी टीजीटी के लिए, जो कि एग्जाम 14 और 15 मई को होना सुनिश्चित है। और पीजीटी पीजीटी का जो एग्जाम है वह आपका जून में होना सुनिश्चित है। तो इसमें हम बात करेंगे इतिहास के प्रैक्टिस सेशन की, जो कि होगा आपका चैप्टर वाइज। और एक टाइम हम मध्यकालीन डिस्कस करेंगे, एक टाइम हम एंशिएंट कवर करेंगे। तो शाम को आपको मध्यकालीन मिलेगा और सुबह में आपको एंशिएंट मिलेगा। और इसके बाद जैसे ही एंशिएंट खत्म हो जाता है, उसके बाद हम मिडावल हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री आपको हम प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। ये बुक जो है ये काफ़ी अच्छी शानदार बुक है। ये जो है मध्यकालीन भारत वस्तुनिष्ठ रवि कुलरिया जो राजस्थान के प्रवक्ता हैं उनकी बुक है। काफ़ी अच्छी बुक है ये, और इसी से मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा चैप्टर वाइज। ये कोई प्रमोशन नहीं है। नो डाउट ये बुक जो है बहुत ही अच्छी है और बहुत ही अच्छे सिस्टमेटिक ढंग से ये बुक लिखी गई है। आप भी इसको परचेज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मेरे पास है, मैं इसको पढ़ रहा हूँ और इसी से आपको मैं प्रैक्टिस करवाने चल रहा हूँ। चलिए देखेंगे हम मध्यकालीन भारत। इसमें हम देखेंगे पहले पहले कि इसमें चैप्टर कौन कौन से हैं। तो पहला चैप्टर आता है आपका मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत। इस समय जो ट्रेंड है वह स्रोत से भी क्वेश्चन बन रहे हैं। उसके बाद हम लोग कवर करेंगे अरब व तुर्क आक्रमण, दिल्ली सल्तनत की स्थापना व मुगल वंश। फिर उसके बाद आएगा खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। ठीक है, इस तरह से करते करते इसमें टोटल 21 चैप्टर दिए गए हैं, जो कि मध्यकालीन के अंतर्गत रखा गया है। तो सबसे पहले हम चैप्टर 1 शुरुआत करते हैं स्रोत से। जो पहला चैप्टर रहेगा आपका क्या, मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत। इससे संबंधित हम आज के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी रचना फारसी भाषा में एक कानून संग्रह है? फिक्र ए फिरोज शाही, फतवा ए आलमगीरी, दया दलयाल दल दलायल ए फिरोज शाही, या फिर तिब्बत ए फिरोज शाही। तो इसमें क्या है, फिक्र ए फिरोज शाही जो है ये कानून संग्रह है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं इसकी व्याख्या। काफ़ी शानदार दी गई है। फारसी भाषा में तैयार किया गया सबसे प्रसिद्ध कानून संग्रह फिक्र ए फिरोज शाही था, जो फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में तैयार किया गया था। फतवा ए आलमगीरी नमक कानून का सार संग्रह अरबी भाषा में औरंगजेब के काल में न्यायविदों के एक समूह ने तैयार किया था। तो यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं। फतवा ए आलमगीरी जो है ये क्या है, जो ये बुक है ये कानून का सार संग्रह, ये अरबी भाषा में है। लेकिन आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वह फारसी भाषा का पूछा गया है। तो यह फिक्र ए फिरोज शाही, ए ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों इसकी पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, वहाँ से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। हिंदुस्तान स्वर्ग के समान है, इसकी जलवायु खुरासान की जलवायु से बेहतर है। पूरे वर्ष यह हरा और फूलों से भरा रहता है। यह कथन किसका है? इब्न बतूता, बर्नी, इसामी, या फिर अमीर खुसरो। तो यह जो कथन है यह अमीर खुसरो का है। अमीर खुसरो ने भारत के विषय में ये वर्णन किया है कि यहाँ की जो जलवायु है यह खुरासान की जलवायु से बेहतर है, और जो पूरे वर्ष रहता है ये भारत हरा भरा रहता है और फूलों से भरा रहता है। ये कथन है किसका? अमीर खुसरो का। अमीर खुसरो ने लिखा है, मैंने 2 कारणों से भारत की प्रशंसा की है। पहला, क्योंकि भारत मेरी जन्मभूमि एवं हमारा देश है। देश के प्रति मेरा प्रेम रखना एक महत्वपूर्ण दायित्व है। हिंदुस्तान स्वर्ग के समान है, इसकी जलवायु खुरासान की जलवायु से बेहतर है। पूरे वर्ष यह हरा और फूलों से भरा रहता है। यहाँ के ब्राह्मण अरस्तु जितने ज्ञानी हैं एवं विभिन्न क्षेत्रों में सारे बहुत विद्वान हैं। ये इनकी क्या है, यह जो है ये अमीर खुसरो का वर्णन है, भारत के प्रति लगाव है, प्रेम है। इस तरह से ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने बाबरनामा का फारसी में अनुवाद नहीं किया है? ध्यान रखना है, नहीं किया है पूछा गया है। 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे होते हैं जिसमें पूछा रहता है नहीं, और हम लोग समझ लेते हैं कि हाँ, उसको टिक करके आ जाते हैं। जब हम घर पे क्वेश्चन को मिलाते हैं तो ऐसा लगता है कि हमने कितनी बड़ी गलती कर दी है। चलिए देखते हैं। पायदा खां, शेख जैन वफाई ख्वाफी, अब्दुल रहीम खान खाना, अब्बास खां शेरवानी। ये कौन है? अब्बास खां शेरवानी ने बाबरनामा का फारसी में अनुवाद नहीं किया है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बाबरनामा एक का फारसी में पहला अनुवाद शेख जैन वफाई ख्वाफी ने किया था। ठीक है, तो जब भी आपसे पूछे कि बाबरनामा का फारसी में पहला अनुवाद किसने किया है, तो ये किया है जैन वफाई ख्वाफी ने। जो बाबर का सदर था उसने केवल हिंदुस्तान से संबंधित भाग का ही अनुवाद किया था। किसने? जैन वफाई ख्वाफी ने। दूसरा और तीसरा अनुवाद पायदा खां तथा अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। कब किया था? 1589 ईस्वी में। ठीक है, अब पायदा खां ने केवल पहले 6 वर्षों तथा 7वें वर्ष के एक खंड का ही अनुवाद किया है। तो ऐसा भी पूछ सकता है कि पहले 6वें 6वें और 7वें वर्ष के एक खंड का अनुवाद किसने किया है, तो ये किया है पायदा खां ने। और खान खाना ने संपूर्ण ग्रंथ का अनुवाद किया है। तो किसने? अब्दुल रहीम खान खाना ने संपूर्ण बाबरनामा का संपूर्ण ग्रंथ का अनुवाद किया है। और इसकी हस्तलिखित प्रतियां यूरोप व एशिया के अनेक पुस्तकालयों में मिलती हैं, ऐसा भी इसमें कहा गया है। चलिए आगे देखते हैं। फारसी के अतिरिक्त यूरोप की अन्य भाषाओं में भी इसका अनुवाद हो चुका है। अंग्रेजी में पहली बार इसका अनुवाद सन 1826 में लेइडेन व एर्स्किन ने किया था। लेइडेन 1810 ईस्वी में शुरू किया और 1811 में इसकी मृत्यु के बाद विलियम एर्स्किन ने किया था। ठीक है, उन्होंने फारसी अनुवाद को लेकर ही इसका रूपांतरण किया था। दूसरा अंग्रेजी अनुवाद 1905 ईस्वी में मिसेज बेवरिज ने किया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इब्न बतूता को भारत में किस नाम से जाना जाता था? शेख शमसुद्दीन, मौलाना बदरुद्दीन, शेख बुराहुद्दीन या फिर अबू अब्दुल्ला मोहम्मद? तो यह था मौलाना बदरुद्दीन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, इब्न बतूता वह भारतवर्ष में मौलाना बदरुद्दीन तथा अन्य पूर्वी देशों में शेख शमसुद्दीन के नाम से विख्यात था। तो भी पूछे कि भारत में मौलाना बदरुद्दीन और अन्य पूर्वी देशों में शेख शमसुद्दीन के नाम से विख्यात हुआ। उसका वास्तविक जो नाम था अबू अब्दुल्ला मोहम्मद था। किसका? इब्न बतूता का। और जो है इब्न बतूता तो उसके कुल का नाम था, परंतु संयोगवश वह इसी नाम से प्रसिद्ध हुआ था। इसके पुरखे कई पीढ़ियों से मोरक्को के टैंजियर यानी कि जो उत्तर पश्चिमी अफ्रीका है नामक स्थान में बस गए थे और यहीं उसका जन्म 24 फरवरी 1304 ईस्वी को हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। इब्न बतूता को दिल्ली का काजी कब नियुक्त किया गया था? 1330, 1331, 1332 या फिर 1334? तो इब्न बतूता को जो है मात्र 21 वर्ष 4 माह की आयु में मक्का आदि सुदूर पवित्र स्थानों की यात्रा करने की उद्देश्य से 14 जून 1325 ईस्वी को इब्न बतूता मोरक्को से रवाना हुआ। ठीक है, वह अफ्रीका व एशिया के कई देशों से गुजरता हुआ मक्का व मदीना पहुंचा और 12 सितंबर 1333 ईस्वी को वह सिंधु के तट पर पहुंचा और 20 मार्च 1334 ईस्वी को दिल्ली पहुंचा, जहां उसने तत्कालीन सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक यानी कि MBT से भेंट की। सुल्तान ने उसे 9 जून 1334 ईस्वी को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। कब किया था? 9 जून 1334 ईस्वी को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। किसने? MBT ने यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने। एवं कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी द्वारा स्थापित धर्मादाय का प्रबंध उसको सुपुर्द कर दिया था। यानी कि जो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी था उसने धर्मादाय नामक संप्रदाय की स्थापना की थी, जिसका प्रबंध यानी कि मैनेजमेंट उसको क्या किया? सौंप दिया। किसको? इब्न बतूता को। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। इब्न बतूता के यात्रा वृत्तांत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछा जा रहा है। इब्न बतूता ने रिहला नामक यात्रा वृत्तांत लिखा, बिल्कुल करेक्ट है। यह मूलतः फारसी में लिखा गया था, यही डाउट है। मोरक्को के सुल्तान अबू इना मदीनी ने इसे लिखने के लिए हुक्म दिया। और डी है, इसे लिपिबद्ध करने के लिए इब्न जुजाई को नियुक्त किया गया। तो इसमें जो है असत्य पूछा है, तो देखिए यह मूलतः फारसी में लिखा गया, यही क्या है? असत्य है। ऑप्शन नंबर बी ही क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। यह अरबी भाषा में लिखा गया है। क्या?
यह अरबी भाषा में लिखा गया है। क्या? यात्रा वृत्तांत किसका? इब्न बतूता का। ठीक है। और इब्न जुजाई जुज्जी ने 9 दिसंबर 1355 ईस्वी को इसे पूर्ण कर दिया और इसी ने इसका नामकरण रिहला किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पुस्तक में निजामुद्दीन औलिया के वचनों व कर्मों का संग्रह है? आइए देख लेते हैं। तुहफात उल किराम, ईसाए माहरू, फवायद उल फवाद या फिर कामिल उल उत तवारिख। इसमें क्या है? जो निजामुद्दीन औलिया के वचनों व कर्मों का संग्रह है वह है फवायद उल फवाद। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं इसकी व्याख्या। फवायद उल फवाद जो है अमीर हसन सिजजी द्वारा रचित एक उपदेशात्मक कृति है जिसमें निजामुद्दीन औलिया की बातचीतों का संकलन है। अमीर हसन को भारत का सादी कहा जाता है। तुफात उल किराम यह जो है 1766 से 1773 ईस्वी के दौरान मीर अली कानी द्वारा रचित इस पुस्तक में सिंध का इतिहास है। इंसाए माहरू आयन उल मुल्क मुल्तानी द्वारा फिरोज तुगलक के काल में लिखी गई। इसमें 133 पन्नों का संग्रह है जो उस समय की विशिष्ट लोगों को लिखे गए थे। कामिल उत तवारिख इब्न असीर द्वारा 1230 ईस्वी में इस पुस्तक को पूर्ण किया गया था। ठीक है। किस सूफी संत ने एक प्रेम कहानी पर आधारित रचना चंदायन लिखी? कौन सी रचना है? ये रचना है चंदायन। और ये लिखा किसने है? यह लिखा है मुल्ला दाऊद ने। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये देखते हैं इसकी व्याख्या। पूर्वी उत्तर प्रदेश में सूफी संतों जैसे मुल्ला दाऊद, चंदायन के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी आदि ने अवधी में लिखा एवं सूफी अवधारणाओं को इसी रूप में प्रस्तुत किया कि उन्हें साधारण आदमी भी आसानी से समझ सकता था। उन्होंने कई फारसी काव्य शैलियों जैसे मसनवी को लोकप्रिय बनाया। किसने? मुल्ला दाऊद ने। निम्नलिखित पुस्तकों व लेखकों को सुमेलित करना है। आइए देख लेते हैं, सुमेलित कर लेते हैं। तारीख ए सलातीन अफगान यह किसकी पुस्तक है? तो यह जो पुस्तक है अहमद यादगार। तारीख ए दाऊदी किसकी पुस्तक है? अब्दुल्ला की पुस्तक है। और तारीख ए खान जहानी यह जो पुस्तक है यह है ख्वाजा निमातुल्लाह की। और तारीख ए शेरशाही अब्बास खान सरवानी की पुस्तक है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। ए का बी, दूसरे का 2 का ए, 3 का सी, 4 का डी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तारीख ए सलातीन ए अफगान यह अहमद यादगार की यह पुस्तक लोदी वंश और सूर वंश का प्रमाणिक विवरण प्रदान करती है। ऐसा कहा जाता है कि इसकी रचना भारत में अफगानों के अंतिम राजा दाऊद शाह के संरक्षण में की गई, जिसका खान ए खाना के आदेश पर 1575 ईस्वी में सिर काट दिया गया। इस प्रकार यह पुस्तक बाद में अकबर के मार्गदर्शन में 1601 ईस्वी में पूर्ण हुई थी। अगली पुस्तक है तारीख ए दाऊदी। सम्राट जहांगीर के शासन काल में कोइल अलीगढ़ के अब्दुल्ला ने तारीख ए दाऊदी लिखी। इस पुस्तक में लोदी और सूर समेत भारत में अफगान शासकों का विवरण प्रस्तुत किया गया। लेखक ने पुस्तक में न तो अपना ही कोई विवरण प्रस्तुत किया है और न ही मुगल दरबार में संपर्क संबंधी आशय का कोई विवरण दिया है। पुस्तक आरंभ भारत में अफगान शासक बहलोल लोदी की शक्ति उत्थान से होता है और इसमें आदिल शाह सूरी तक के शासनकाल का विवरण दिया गया है। लेखक पुस्तक का उपसंहार दाऊद शाह पर करता है जिसके लिए पुस्तक समर्पित थी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना शम्स ए सिराज अफीक की नहीं है? इंसा ए माहरू, तारीख ए फिरोजशाही, मनाकीब ए अलाई या जिक्र ए खरब ए देहली। तो इंसा ए मारूफ जो है यह शम्स ए सिराज अफीक की रचना नहीं है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा।